हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद, सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद मैं कोई लेक्चर ले रहा हूँ जियोग्राफी के किसी टॉपिक पे। और थैंक्स टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, उनका जो है अपन को एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर क्लाइमेट सिस्टम्स जो कि +1 के एनसीईआरटी का आई थिंक 4th 5th चैप्टर है, वो समझ नहीं आ रहा है, उसको समझा दो। तो तो मैंने सोचा आई एम सॉरी। तो मैंने सोचा कि पूरा जो क्लाइमेट सिस्टम्स के जो जो भी सब टॉपिक्स है, जैसे प्रेशर बेल्ट्स, इनका सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, या फिर मॉनसून और एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, ये सारी चीजें जो है ये इंटीग्रेटेड मैनर में क्यों ना स्टडी की जाए, क्योंकि हर चीज एक दूसरी चीज से इम्पैक्टेड रहती है, राइट। तो अकेले अकेले में इन्हें स्टडी करना वो सही नहीं रहेगा। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी रहे, क्योंकि भाई हर चीज क्लाइमेट में तो एटलीस्ट जो ग्लोबल क्लाइमेट के सिस्टम्स हैं उसमें हर एक चीज दूसरी चीज को इम्पैक्ट कर रही है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट, और साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि डेजर्ट जहां है वहां क्यों है, राइट। कुछ अपवेलिंग से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड अच्छे हम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो, क्लाइमेट की जब भी बात आ रही है, क्लाइमेट सिस्टम्स की जब भी बात आ रही है, तो हम एक परमानेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं। क्लाइमेट इज बेसिकली परमानेंट, अ काइंड ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर एक्टिविटीज, राइट। क्लाइमेट और वेदर में यही डिफरेंस होता है कि आपका जो वेदर है ये टेम्परेरी होता है, राइट। जैसे कभी बारिश होगी, कभी बादल आ गया। क्लाइमेट इज बेसिकली अ परमानेंट ऑब्जर्वेशन, कि मान लीजिए इंडिया में जो क्लाइमेट सिस्टम है वो मानसून टाइप ऑफ सिस्टम है, क्योंकि मानसून हर साल आती है, राइट। तो हम कुछ रेगुलरिटीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी एक इवेंट की डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं कि भैया इस साल में यहाँ पे ये हो गया, यहाँ ये हो गया, क्लाउड बस्ट आ गए, लेना देना। तो इन छोटी चीजों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पहली बात ये अपने दिमाग में रखो। और जब भी हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेशर बेल्ट्स को जानना जरूरी है, और वो शिफ्ट क्यों हो रही है टाइम टाइम पे। क्लाइमेट बेसिकली चेंज कैसे होते हैं कहीं पे भी, या क्लाइमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, वही विंड की मूवमेंट ही डिटरमाइन करेगी कि कहां पे बारिश होगी, कहां पे डेजर्ट होगा। इसीलिए प्रेशर बेल्ट और विंड की मूवमेंट, उनकी शिफ्टिंग को जानना, स्टडी करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर बेल्ट को सबसे पहले स्टडी करते हैं। प्रेशर बेल्ट बेसिकली आपके दो तरीके के प्रेशर हो सकते हैं, एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर, राइट। और फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी हाई प्रेशर होगा वहां से चीजें लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। आप अगर कहीं पे भी मान लो आप कोई भी ऑयल और वाटर, दो मतलब एक लेवल में चीज को आप रखो, राइट। एक लेवल में आप चीजों को रखो, 2 ग्लास में आप ऑयल और वाटर लो, राइट। और नीचे उसमें यहां जैसे उसमें एक पाइप जोड़ दो, राइट। तो आप पाओगे कि जो वाटर है वो ऑयल को ऊपर पुश कर रहा है, राइट। तो वो लेवलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर का जो प्रेशर है वो हाई है ऑयल के मुकाबले, राइट। तो इस तरीके से जो हाई प्रेशर वाली चीजें हैं वो ज्यादा डेंस, ज्यादा भारी होने की वजह से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा अब याद रखना है, राइट। दूसरी बात आपने याद रखनी है, सब चीजें कंसीडर करने से पहले, जो लो प्रेशर का एरिया है वहां पे आपको विंड का पैटर्न उठता हुआ देखने को मिलेगा, ऊपर उठता हुआ देखने को मिलेगा। जहां जहां मैं लो प्रेशर बोलूं मतलब वहां से विंड ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर की ओर वर्टिकली राइज कर रही है। जहां जहां हाई प्रेशर बोलूं मतलब हवा ऊपर से नीचे बैठ रही है। जहां जहां हाई प्रेशर बोलूं मतलब वहां हवा ऊपर से नीचे बैठ रही है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये हमेशा आगे के लेक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है कुछ एक। पहली बात, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी, कैसे, हॉरिजॉन्टली। दूसरी बात, लो प्रेशर क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वहां विंड ऊपर उठ रही है। हाई प्रेशर क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वहां विंड ऊपर से नीचे बैठ रही है। मान लीजिए आप बैठे हुए हो, ऊपर से चट्टान बढ़ा दी, आपके सिर पे ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया, सिर पे प्रेशर पड़ गया और पत्थर, आपका सिर फट गया। इट मींस हाई प्रेशर पड़ गया आपके सिर पे, राइट। ऐसे ही इमेजिन करो कि हाई प्रेशर में जो विंड है वो नीचे की ओर आ रही है, लो प्रेशर में जो विंड है वो ऊपर की ओर उठ रही है। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि लो प्रेशर में विंड ऊपर क्यों उठ रही है, ये बात भी याद रखनी है। मेनली इसलिए क्योंकि ये विंड वार्म है, या तो ये वार्म है या ये कंपैरेटिवली वार्म है। क्योंकि यहां जब आप सब ट्रॉपिकल हाई यहां पे पढ़ोगे ऊपर टेम्परेट रीजन में, तो ये जो पोलर लो आप पढ़ोगे यहां ऊपर, राइट, पोलर लो प्रेशर जब पढ़ोगे, ये बेसिकली वार्म होने की वजह से नहीं बल्कि कंपैरेटिवली वार्म होने की वजह से यहां पे लो प्रेशर बनेगा। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा मैं, राइट। इसीलिए ये बात याद रखो कि हाई जो लो प्रेशर बन रहा है क्यों बन रहा है,
क्योंकि विंड ऊपर उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्योंकि विंड यहाँ पे वार्म है या फिर कंपैरेटिवली वार्म है, दो विंड के फ्रंट है और वार्म विंड कोल्ड विंड ने ऊपर की ओर पुश कर दी और यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन गया, राइट। लो प्रेशर बेसिकली इज एन एम्प्टी स्पेस, और उस एम्प्टी स्पेस में इधर उधर से हवाएं आने की कोशिश करेगी, राइट, इधर उधर से हवाएं आने की कोशिश करेगी, बट इसके अंदर, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर राइजिंग पैटर्न होगा हवा का, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और जब वो ऊपर उठेगी तो वो क्लाउड भी ऊपर फॉर्म करेगी, राइट। ऊपर क्लाउड बनते हैं आपके पैरों में, नीचे नहीं बनेंगे वो क्लाउड्स, राइट। और जब ऊपर क्लाउड बनेंगे तो बारिश भी होगी। इट मींस जब जब मैं लो प्रेशर की बात करूं वहां मैं बारिश की बात भी कर रहा हूं। ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो आपने याद रखनी है। लो प्रेशर मतलब फाइनल बार लो प्रेशर मतलब हवा का ऊपर उठना। लो प्रेशर मतलब इधर उधर से हवा का लो प्रेशर की ओर आना, राइट, लो प्रेशर की ओर आना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा का चलना, विंड का चलना, विंड का वर्टिकल राइज प्लस विंड की हॉरिजेंटल अट्रैक्शन बाय द लो प्रेशर। तीसरी बात, लो प्रेशर मतलब एरिया का गर्म होना, हवा का गर्म होना। चौथी बात, लो प्रेशर मतलब वहां पे वेदर की एक्टिविटी होना, मींस बारिश होना वहां पे, लो प्रेशर जहां जहां बनेगा, राइट। तो ये कुछ बातें आपने अब याद रखनी है। अब आओ कि इंडिया जो जो धरती है यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बनी कैसे, राइट, ये बनी कैसे। यहां देखो, इक्वेटोरियल रीजन में आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों? मैंने ऑलरेडी बोला, जहां पे विंड गर्म होगी वहां से वो राइज करने की कोशिश करेगी। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है नॉर्मल कंडीशन में, तो इक्वेटोरियल रीजन में क्योंकि सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो यहां से हवा ऊपर राइज करेगी, राइट। राइजिंग पैटर्न में आपको हवा यहां पे देखने को मिलेगी, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। मींस यहां बारिश आपको ज्यादा होते हुए देखने को मिलेगी, बारिश होते हुए ज्यादा आपको मिलेगी। अब अगर इक्वेटोरियल रीजन में बारिश ज्यादा हो रही है तो मैं इसे दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटी है ये हाई है, या दूसरे कंडीशन में इसे जो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उन्हें मैं अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी बोलूंगा। ये कुछ दूसरे वर्ड्स में बारिश होने को ही हम कहते हैं कि अनस्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेदर कंडीशन है इक्वेटोरियल एरिया में। अब जब यहाँ बारिश हो रही है सर, राइट, एक सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आप क्लियर कर लो कि इक्वेटर में आपको पानी कम सैलाइन क्यों मिलेगा, मतलब जो लवणता है, जो सैलिनिटी लेवल है पानी के, वो कम क्यों होंगे। सिंपल बात, इक्वेटर में मतलब लो प्रेशर मतलब हवा ऊपर, विंड सरफेस से ऊपर उठ रही है, नंबर वन। दूसरी बात, इक्वेटर मतलब लो प्रेशर मतलब इधर उधर से विंड इक्वेटर की ओर आ रही है, राइट, हाई प्रेशर से विंड इक्वेटर की ओर आ रही है, और जब वो इक्वेटर में आएगी, इक्वेटर की ओर आएगी तो इधर उधर से वो मॉइस्चर भी उठा के लाएगी, और जो मॉइस्चर इधर उधर से उठा के लाएगी वो बारिश कहां करवाएगी, इक्वेटर के ऊपर या फिर इक्वेटोरियल रीजन में, इस पूरे रीजन में। इसी वजह से यहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो लेस सैलाइन होता है, क्योंकि फ्रेश यहाँ पे बारिश आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर, इक्वेटर से रिलेटेड सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट और इक्वेटर में लो प्रेशर क्यों बन रहा है, हमने एक बात यहाँ पे ये डिस्कस कर ली। सेल्स का कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे कि क्या है ये फेरल सेल, हेडलेस सेल, अभी सिंपल डिस्कशन हम कर रहे हैं, राइट। धीरे धीरे हम मॉनसून पे आगे आएंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। देखो, इक्वेटर पे मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, राइट, गर्मी है, सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो एयर क्या करेगी, वार्म करेगी भैया, वार्म होके राइज होगी, वो राइज करेगी और करती जाएगी क्या वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी क्या विंड? नहीं, कहीं ना कहीं तो उसे गिरना ही है राइज करके। तो धीरे धीरे वो क्या है कि ऊपर आके वो 14-15 किलोमीटर ऊपर आके वो ठंडी होने लगेगी, बहुत ज्यादा ठंडी होने लगेगी, और ठंडी होके वो भारी हो जाएगी भैया। भारी हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर उसे पकड़ नहीं पाएगा और धीरे धीरे वो सिंक कर जाएगा। और सिंक कहाँ करेंगे? सिंक वो करेगी यहाँ पे 30-35 डिग्री के जो आपका नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड है, इस लेटीट्यूड में वो सिंक करना शुरू कर जाएगी, राइट। वो यहां से राइज करेगी और यहां सिंक कर जाएगी। मैंने कहा था जहां विंड ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है वहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि विंड ऊपर से नीचे दबाव बना रही है। दूसरी बात, जब भी विंड, मान लो, इमेजिन करो ऊपर से नीचे विंड आ रही है और आपके चरणों में उसने बादल बना दिए, ऐसा होगा क्या? नहीं,
नहीं, इट मीन्स जहां भी ऊपर से नीचे विंड आ रही है, भाई ऊपर थोड़ी ना मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर तो विंड नीचे से ऊपर राइज करने वाली उठाएगी तब जाके बारिश होगी। ऊपर थोड़ी ना मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर तो नीचे से ऊपर उठता है फिर जाके बारिश होगी। लेकिन ये जो ऊपर से नीचे विंड गिर रही है, ये ड्राई विंड्स होती है, क्योंकि इनका मॉइस्चर ऑलरेडी यहाँ पे वो उसका रेनफॉल हो चुका है। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो अर्थ में है, राइट, मैप अगर मैं निकाल सकूं, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स जो अर्थ में है वो इस एरिया की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सहारा डेजर्ट यहाँ है, इधर आपको मोहावे मोजावे डेजर्ट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली दूसरे भी फैक्टर्स हैं, राइट, कि भैया यहाँ पे जो करंट है वो ओशन करंट कैसा है, ये भी फैक्टर्स हैं, बट फिर भी जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे वो इस एरिया में देखने को मिलेंंगे। तो ये देखो, इधर गोबी डेजर्ट हो गया। क्यों ये यहाँ पे है? बेसिक सी बात है, क्योंकि यहाँ तक जो विंड राइज करके फॉल की, राइट, इस एरिया में वो विंड ड्राई विंड थी, राइट, और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इक्वेटर के एरिया में आपको सनलाइट डायरेक्ट गिरते हुए नजर आएगी, राइट, इक्वेटर ये है, यहाँ पे सनलाइट जो है, चंदा अपना जो सूरज मामा है वो सीधा यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे दे रही है, ये बात सही है। लेकिन इक्वेटर पे जो क्लाउड है, क्लाउड फॉर्मेशन का रेट है वो ज्यादा होता है, मींस ग्राउंड लेवल में जो सनलाइट है वो उतनी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है इक्वेटर में, और इक्वेटर पे उतनी गर्मी नहीं हो पाती है क्योंकि ऊपर क्लाउड बना हुआ है। क्लाउड क्यों बना? क्योंकि राइजिंग एयर पैटर्न है भैया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लो प्रेशर है यहाँ पे, डोल ड्रम की कंडीशन है यहाँ पे, इसी को हम इक्वेटर में जो लो प्रेशर है उसी को हम डोल ड्रम कहते हैं, राइट, और इसी को हम इंटर कॉन्टिनेंटल जो कन्वर्जेंस जोन है वो भी हम इसी को कहते हैं, क्योंकि अरे परे से विंड आके इक्वेटर पे इस लो प्रेशर के एरिया में कन्वर्ज हो रही होती है। तो डोल ड्रम बोले, ITCZ बोले, मतलब एक ही चीज, वो धीरे धीरे से वो एक ही चीज की बात कर रहा है। तो यहाँ तो क्लाउड होते हैं, बट यहाँ ऊपर क्लाउड फॉर्म होंगे क्या डेजर्ट के एरिया में, इन एरियाज में, हाई लैटिट्यूड्स में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंकिंग एयर पैटर्न है, और अगर यहाँ क्लाउड फॉर्म नहीं हो रहे हैं, मींस सन की जितनी भी लाइट यहाँ पड़ रही है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है? सरफेस पे। तो गर्मी कहाँ ज्यादा होगी? हायर लैटिट्यूड में, राइट। तो गर्मी का भी, हीट बजट का ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया इसी चैप्टर के साथ, राइट। दो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए कि भैया जो आपका जो सिंकिंग एयर पैटर्न है, राइजिंग एयर पैटर्न है, हमने डिस्कस किया कि यहाँ इक्वेटर से ये अगर धरती है तो यहाँ से विंड राइज करके कहाँ फॉल करेगी? 30-35 डिग्री लैटिट्यूड में, और इसी लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इक्वेटर को हमने क्या कहा? डोल ड्रम या फिर ITCZ, राइट। ITCZ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर उधर से जो विंड्स हैं वो कन्वर्ज होती है। अब ये ITCZ शिफ्ट होता जाता है सीजनली, वो क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे, इतना नहीं पढ़ना है अभी, राइट, वो धीरे धीरे डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो कि जो इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया है वही आपका ITCZ है, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। वो हॉर्स लैटिट्यूड क्यों? इसकी एक कहानी समझो, राइट, पूछा जा सकता है आपके CDS वगैरह के प्री में। हॉर्स लैटिट्यूड हम इसे क्यों कहते हैं? भैया इसकी एक कहानी है। यूजुअली होता क्या था, जब हम ये हॉर्स लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम इस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, इधर पे इस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो होता क्या था कि यहाँ पे जो अब ये सिंकिंग एयर पैटर्न है, इस वजह से यहाँ पे विंड तो नहीं चलेगी, इस लैटिट्यूड में विंड तो नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पता है विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इस लैटिट्यूड से इक्वेटर की ओर विंड चलेगी। पर इस लैटिट्यूड में विंड की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वेदर की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ये एकदम स्टेबल वेदर कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उस टाइम पे रोमन एम्पायर के टाइम पे या उसके बाद जो भी आपके एम्पायर है, उस टाइम जो ट्रेड होता था वो बेसिकली विंड के फ्लो के थ्रू होता था, राइट। यहां से जो ईस्टर्ली चलती थी, राइट, इक्वेटर में जो ईस्टर्ली चलती थी, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जो विंड चलती थी, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो विंड चलती थी वो पुश करती थी हमारे यहां से वेस्ट की ओर जो भी
शिप्स जाती थी उनको वो पुश किया करते थे, विंड के थ्रू वो शिप मूव करती थी। और बाद में जब विंड बेल्ट शिफ्ट हो जाती थी तो ये यहाँ पे वेस्टर्ली चलना शुरू हो जाती थी। ऐसा क्यों होगा वो अभी हम मॉनसून पैटर्न में देखेंगे। तो वो वेस्टर्ली अब यूरोप से इंडिया की तरफ पुश कर देती थी शिप्स को, राइट। लेकिन लेकिन एक मूवमेंट उनके लिए ये होता था, जो जो भी शिप्स आ रही है वहां से जो ट्रेडर आ रहे हैं, एक मूवमेंट उनके लिए ऐसा भी आता था इन लैटिट्यूड्स पे स्पेशली, जब उनकी शिप उन्हें लगती थी कि अब रुक रही है, राइट, एयर पुश नहीं कर पा रही है और उन्हें लगता था कि हमारी जो शिप है वो भारी है। अब वो लोग क्या करते थे कि घोड़े वोड़े साथ लाया करते थे, राइट। इंडिया आएंगे और आराम से मजे से जब तक पेमेंट होगी तब तक वो घूमेंगे फिरेंगे भी, उसके लिए घोड़े वोड़े या अपना पूरा साजो सामान साथ लाते थे। तो ये क्या करते थे, जब भी शिप खड़ी होनी शुरू हुई तो इन लैटिट्यूड्स पे ही वो अपनी शिप से वो घोड़े वोड़े फेंक देते थे। यही कहानी है कि इसे हम क्या है कि हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, राइट। यहाँ पे स्टेबल वेदर कंडीशंस हैं, यहाँ आपको विंड चलते हुए नहीं नजर आएगी, राइट। इवन इक्वेटर में जो आपका डोल्ड्रम का एरिया है उसे भी डोल्ड्रम हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि डोल्ड्रम पे विंड नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही यहां से विंड नीचे चल रही है लो प्रेशर की ओर तो यहां वो आके गर्म हो जाती है, राइट। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के आसपास आके वो जो है आपकी विंड गर्म हो जाती है और गर्म होके वो सीधा ऊपर उठने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सेंटर ऑफ आईटीसीजेड में वो विंड पहुंच ही नहीं पाती है। तो सेंटर ऑफ आईटीसीजेड भी एकदम स्टेबल कंडीशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी, राइट। स्टेबल कंडीशन, वहां पे भी विंड नहीं चल पाती है, इसलिए उसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। तो 2-3 कॉन्सेप्ट ये अभी के लिए हमारे क्लियर हो चुके हैं कि लो प्रेशर इक्वेटर पे क्यों है, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर फॉर्म कैसे होता है, राइट। अब हमने इतना यहाँ पे जान लिया। अब थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं, हेडले सेल को, फेरल सेल को, राइट, और पोलर सेल को, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट अब हमारे यहीं से निकलेंगे। ये देखो यहाँ पे इक्वेटर में विंड राइज कर गई, राइट। इक्वेटर में विंड राइज कर गई, यहाँ पे इसने क्लाउड बना दिया और एकदम ड्राई विंड यहाँ पे आपके 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास सिंक कर गई। अब जब ये सिंक कर रही है नीचे भैया, जब ये विंड सिंक कर रही है, राइट, जब ये विंड सिंक कर रही है तो यहाँ पे एक पूरा साइकिल बन गया, एक सर्कल बन गया। इसी को हम कहते हैं हेडले सेल। जो इक्वेटर के सबसे पास ये सेल बनता है विंड मूवमेंट का, राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का, उसी को हम कहते हैं हेडले सेल, राइट। हेडले सेल ये पहला सेल होता है, पहले इतना समझो। अब जब ये विंड यहाँ पे सिंक कर रही है, राइट, इक्वेटर पे जब ये राइज करी, एक सेकेंड, इरेज ऑल इंक, राइट, ओके। तो इक्वेटर पे जब ये राइज करी तो ये एक ही तरफ थोड़ी ना गिरेगी, दोनों तरफ गिरेगी भाई, दोनों तरफ गिरेगी, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि इसने ठेका ले रखा है कि मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही गिरना है, ये तो दोनों तरफ गिरेगी, इस तरीके से गिरेगी। कोल्ड भी ये दोनों तरफ को होगी, क्लाउड भी ये इक्वेटर के दोनों तरफ को बनाएगी, लो प्रेशर के दोनों तरफ को बनाएगी। सिमिलरली जब ये यहां से फॉल कर गई, हाई प्रेशर जब इसने यहाँ पे क्रिएट किया, तो हाई प्रेशर से हमें पता है कि विंड यहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है इस पे ऊपर से प्रेशर पड़ जाएगा क्योंकि और विंड आ रही है, राइट। जो हवा ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे उस पे प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, और प्रेशर में आके वो लो प्रेशर की ओर मूव करना शुरू कर जाएगी। अब ये एक ही तरफ को मूव थोड़ी ना करेगी, समझ रहे हो बात को, एक ही तरफ को मूव थोड़ी ना करेगी। कुछ विंड इधर भी तो भागने की कोशिश करेगी, जहां से रास्ता मिलेगा उधर को भाग जाएगी। तो कुछ जो विंड है वो इक्वेटर की तरफ भागेगी, फ्लो होगा। कुछ जो विंड है वो पोल की तरफ भागेगी, पोलवर्ड मूवमेंट उसका होगा, राइट। पोलवर्ड मूवमेंट यहाँ पे उसका होगा। और जब ये यहां पहुंचेगी आपके 60 डिग्री के आसपास, राइट, 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास, तब आपको एक और चीज यहां पे देखने को मिलेगी कि भैया पोल में भी तो ठंड है। अर्थ के ये जो पोल है, ये जो पोलर एरिया है, यहाँ पे भी तो ठंड है ऊपर, यहाँ बहुत ठंड है। हमें पता है कि ठंडी विंड कैसी होगी, भारी होगी। ठंडी विंड भारी होगी क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस्ड होगी, और अगर ठंडी विंड भारी है तो वो नीचे की ओर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितना मर्जी वो, मतलब नीचे जितनी मर्जी आपकी जो है विंड, मतलब ज्यादा हाई प्रेशर बना रहे हो, वो हाई प्रेशर पोलर हाई प्रेशर से तो कम ही होगा, क्योंकि पोल्स पे सबसे ज्यादा ठंड है,
तो पोल से वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगी, किसी भी तरीके से नीचे आ जाए, क्योंकि ऊपर तो हाई प्रेशर है, राइट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने की वो कोशिश करेगी। अब यहां ध्यान दो, ये पोल हमने देख लिया, यहां ऑलरेडी हाई प्रेशर है, यहां से भी विंड नीचे आ रही है और यहां से भी विंड ऊपर की ओर आ रही है, राइट, 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास से। अब यहां देखो कि कंपैरेटिवली वार्म विंड कौन सी है। ऑब्वियसली ये है जो 30 डिग्री नॉर्थ की ओर से आ रही है, राइट। पोलर एरिया से जो विंड आ रही है ये तो कोल्डर विंड है, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से आ रही है ये वार्म विंड है। और हमें पता है कोल्ड विंड भारी होगी तो ये अपना भार दिखाने की कोशिश करेगी, बोलेगी कि भैया हम ना हटेंगे अपने रास्ते से। तो ये जो पोलर विंड है ये तो सीधे आने की कोशिश करती रहेगी, ये सीधे आती जाएगी पोल से इधर को। लेकिन जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड है ये कंपैरेटिवली ये हल्की विंड है, कंपैरेटिवली ये वार्म विंड है। तो ये जो पोलर विंड है ये इसे धक्का दे देगी, पुश करेगी ऊपर, राइट, पुश करेगी ऊपर। और जैसे ही ये पुश करेगी यहां नीचे एक लो प्रेशर और क्रिएट हो जाएगा। तो धरती पे कितने लो प्रेशर? दो। कहां? एक इक्वेटर में, एक 60 डिग्री के आसपास। ऑब्वियसली ज्यादा लो कहां होगा? इक्वेटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट बजट ज्यादा है। लेकिन जो 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास है ये भी लो प्रेशर है। इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि इक्वेटर का जो लो प्रेशर है इट इज थर्मोजेनिक इन नेचर, बात सही है क्योंकि ये गर्मी के कारण ये बना हुआ लो प्रेशर है। बट अगर वो आपसे बोले कि जो 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास का जो आपका सब पोलर लो प्रेशर एरिया है, सब पोलर लो प्रेशर एरिया है, राइट, 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास या साउथ के आसपास जो सब पोलर लो प्रेशर का एरिया है ये थर्मोजेनिक नहीं है, ये गर्मी की वजह से मेनली नहीं है। ये किस वजह से है? ये किस वजह से? ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से है। क्यों? क्योंकि एयर के दो फ्रंट आपको यहां देखने को मिले, एक कोल्ड फ्रंट था, एक वार्म फ्रंट था। वार्म फ्रंट को कोल्ड फ्रंट ने ऊपर धक्का दिया, नीचे लो प्रेशर बन गया क्योंकि एयर यहां से ऊपर उठ गई। तो ये फ्रंटोजेनेसिस का एग्जांपल है, थर्मोजेनेसिस का एग्जांपल नहीं है। तो ये जो हमने सेल इधर पढ़ा ये था हेडलेस सेल। यहां पे भी सिमिलर एक सेल इस तरीके से बनेगा, ठंडा होके ये यहां पे गिरेगी, राइट, इधर गिरेगी क्योंकि यहाँ लो प्रेशर से ऊपर उठेगी, ठंडा होके इधर गिरेगी, थोड़ी यहां से ऊपर उठेगी, ठंडा होके इधर पोल में गिरेगी। तो ये जो दूसरा सेल बना ये फेरल सेल हुआ, तीसरा सेल जो बना ये आपका पोलर सेल हुआ। तो ये सेल का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कि विंड कहां से राइज कर रही है, कहां फॉल कर रही है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया जहां जहां हाई प्रेशर 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास हाई प्रेशर है, ये देखो इधर, ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड पे हाई प्रेशर है तो यहां आपको ज्यादा डेजर्ट देखने को मिलेंगे, रेनफॉल की एक्टिविटी कम होगी। पोलर लेवल में आपको रेनफॉल कम मिलेगा क्योंकि यहां आपका हाई प्रेशर है। बट ये जो हम यहाँ सब पोलर लो प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस के थ्रू आपकी फ्रंटल रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब ये फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है ये समझना है तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर में कवर कर रखा हुआ है, कोई चैप्टर विजिट कर लेना, राइट। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मैंने टाइप्स ऑफ रेनफॉल वहां डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हुए हैं। यही चीज जो हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में पढ़ी वही चीजें साउथ हेमिस्फीयर में भी चलती है। अब देखते हैं कि इससे विंड का डायरेक्शन कैसे हमारी डिटरमाइन होती है, ठीक। विंड की डायरेक्शन अब हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि प्रेशर बेल्ट कैसे हो रहे हैं, हमने पढ़ लिया कि यहां से 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ विंड चल रही है, राइट, विंड चल रही है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में जो राइजिंग एयर पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा और नीचे जो है लो प्रेशर बन जाता है। इधर हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहां से जो इक्वेटर से उठी हुई हवा थी वो 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास सिंक कर जाती है, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से लो की तरफ विंड चलेगी। सेम फ्लो विंड का यहाँ नॉर्थ की ओर होगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, विंड यहाँ से राइज करेगी, यहाँ फॉल करेगी, सिमिलरली यहाँ से राइज करेगी, पोल पे फॉल होगी और फॉल की वजह से यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और विंड किधर को चलेगी? पोल से साउथ की ओर, राइट। और यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ से आपको 60 डिग्री नॉर्थ की ओर आपको, और ये सिमिलर है, ये आपके साउथ हेमिस्फीयर में भी सिमिलर है। अब विंड की डायरेक्शन क्या डिटरमाइन करेंगे? हमने ये बात देख ली, हमने ऑलरेडी ये बात देख ली है, राइट। हमने ऑलरेडी ये बात देख ली है कि मान लो अगर ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है और अगर ये आपका
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एरिया है। अगर ये आपका पोलर पोलर एरिया है, राइट, ये आपका पोलर लो प्रेशर का एरिया है, और ये आपके यहाँ पे पोल है ऊपर, राइट, ये आपका पोल हो गया। सिमिलर आपका नीचे साउथ में भी सेम चलेगा, सेम चलेगा। तो हमें पता है जो ये हाई प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर ले लो, राइट, ये मैं हाई प्रेशर बना रहा हूँ। आपको थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा आपको फील होगा, राइट, अच्छा फील नहीं हो रहा होगा राइटिंग से, क्योंकि मैं लैपटॉप का ही टच पैड यूज कर रहा हूँ, राइट, तो उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो। ये हमने हाई प्रेशर बना दिया, हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ये हमने लो प्रेशर बना दिया, राइट, लो प्रेशर बना दिया। इधर हाई ऑलरेडी है, यहाँ लो ऑलरेडी है, तो लो हाई, राइट, इतना पता है। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड आएगी जो सरफेस में मूवमेंट करेगी। अब वो भूल जाओ कि विंड ऊपर भी कहीं उठ रही है, अब सिर्फ सरफेस की बात करो। विंड जो आप फील करते हो, विंड आप कौन सी फील करोगे? जो हॉरिजेंटली चल रही है। मान लो ऊपर से विंड फेंकी आपके ऊपर, हवा फेंकी किसी ने ऊपर से, आपको कुछ फील होगा? नहीं हो पाएगा वो फील, राइट। वर्टिकली जब विंड मूव कर रही है तो उसका फील हम नहीं कर पाते हैं। पत्ते कब हिलते हैं? जब हॉरिजॉन्टली विंड फ्लो कर रही है, राइट। तो हमें पता है इस हाई प्रेशर से जो है इक्वेटर की ओर विंड चल रही है, इस हाई प्रेशर से इक्वेटर की ओर विंड चल रही है। अगेन हमें पता है कि लो प्रेशर तो ऊपर भी है, यहां पे आपको टेम्परेट एरिया में सब पोलर लो प्रेशर मिलेगा, तो विंड जो है यहां से ऊपर की ओर भी चलेगी, ऊपर की ओर भी चलेगी। अगेन हमें पता है कि यहां अगर लो प्रेशर है तो ऊपर आपके पोलर एरिया में हाई प्रेशर है, तो विंड जो है पोलर एरिया से भी लो प्रेशर की ओर चलेगी, राइट। इस तरीके से आपको विंड चलते हुए देखने को मिलेगी। सेम आपके यहाँ पे साउथ में भी है, यहां से ऊपर विंड, यहां से नीचे विंड, और यहां से इधर की ओर आपको विंड। ये आपकी विंड की नॉर्मल डायरेक्शन है जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि विंड ऐसे चलेगी। लेकिन सर दुनिया में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, दुनिया गोल है, ये बात हमेशा याद रखना। धरती जो है वो ऐसे गोल है भैया, धरती ऐसे गोल है। और बड़ी बात यह है कि धरती सिर्फ गोल नहीं है, धरती जो है गोल गोल घूम भी रही है। धरती, ये अगर आपकी पृथ्वी है तो ये गोल गोल घूम भी रही है अपने एक्सिस पे, और उस मूवमेंट की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से कोई भी चीज दुनिया में सीधी नहीं चल पाती है, कोई चीज दुनिया में सीधी नहीं चल पाती है। आप अगर धरती पे कोई बॉल फेंकोगे तो वो आपको हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि वो सीधी जा रही है, पर एक्चुअली वो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रही है। क्यों? क्योंकि जहां से आपने ये बॉल फेंकी, जहां से आपने ये बॉल फेंकी, मान लो यहां से आपने समंदर में खड़े होके, ये आप खड़े हो गए इधर, राइट, ये आप खड़े हो गए इधर, यहां से मान लो आपने ये बॉल फेंकी इधर, तो जब आप फेंक रहे थे तो धरती भी तो मूव कर रही थी, और धरती ने अपनी मूवमेंट का एक पुश दिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। समझ रहे हो बात को? उस डायरेक्शन में इसने पुश इसे दिया आपकी बॉल को। इस वजह से आपकी बॉल की जो डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए थी, जो आपने सीधी फेंकी थी, वो ऐसे आपको थोड़ी टेढ़ी आपको देखने को मिलेगी। मींस रास्ते बदलते हैं भाई, रास्ते बदलते हैं। रास्ते कभी भी जिंदगी आपको सीधे प्रेजेंट नहीं करेगी, ये बात आपने याद रखना है। और इसी बात को याद रखते रखते भैया अब हम आएंगे फेरेल्स लॉ पे। इसी मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक फेरेल नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने अपना एक फेरेल लॉ दिया जिसके फिजिक्स में हमें नहीं पढ़ना है, हमें उस लॉ की फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। हमें बस एक बात याद रखनी है कि फेरेल ने अपने लॉ में कहा कि जो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में चीज होगी वो क्लॉकवाइज घूमेगी, वो अपने राइट डायरेक्शन में घूमेगी, और जो भी साउथ हेमिस्फीयर में चीज होगी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। बात समझ में आ रही है? फेरेल्स लॉ क्या था? लिख लो कहीं पे, लिख लो कहीं पे। फेरेल्स लॉ था कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी चीजें हैं वो क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो साउथ हेमिस्फीयर में चीजें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब देखो, क्लॉकवाइज का मतलब अपनी राइट साइड में भी घूम रही है वो, दूसरे वर्ड्स में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर से नीचे की ओर विंड आ रही है। इमेजिन करो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका राइट डायरेक्शन आपकी क्या हुई? विंड आना चाहती है ऐसे सीधे, विंड आना चाहती है ऐसे सीधे, पर इसे फेरेल लॉ के तहत राइट साइड मुड़ना पड़ जाएगा, तो ये मुड़ेगी ऐसे,
ये गोल गोल ऐसे घूमने लगेगी, ये ऐसे घूमने लगेगी, ये कुछ ऐसे घूमने लगेगी, यो कुछ ऐसे घूमने लगेगी। इसी पैटर्न को हम कहते हैं ईस्टर्ली विंड, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने वाली विंड जो ट्रॉपिकल एरिया में चलती है, ईस्टर्ली विंड। अब जो यहां से ऊपर हाई जो जो हमारी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहां से ऊपर भी तो विंड जा रही है, तो ये भी अपने राइट साइड में घूमेगी, ये चलेगी कुछ ऐसे, ये चलेगी कुछ ऐसे, ये चलेगी कुछ ऐसे। इसी को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड। और ऊपर से नीचे जो अब ये विंड आ रही है पोलर एरिया से, ये भी अपने राइट साइड में मुड़ेगी, ये चलेगी कुछ ऐसे मुड़ेगी भैया, ये कुछ ऐसे मुड़ेगी भैया, ये इसे हम कहेंगे पोलर ईस्टर्ली विंड, पोलर ईस्टर्ली विंड्स। बात समझ में आ गई? विंड की डायरेक्शन सीधी ना होते हुए ये ऐसे क्यों चल रही है, बात समझ में आई? ये ऐसे क्यों चल रही है? सेम आपके साउथ हेमिस्फीयर में भी होगा, ये विंड यहां से ऊपर आने की कोशिश करेगी पर ये अपने लेफ्ट में मिट जाएगी, क्योंकि फेरल लॉ साउथ हेमिस्फीयर में चेंज हो जाता है, वो राइट की बजाय लेफ्ट में मुड़ने लगेगी। सिमिलरली यहां से वो नीचे आने लगेगी पर अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी, अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी, यहाँ पे वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी, राइट। तो ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में यूजुअली सेम डायरेक्शन में विंड इसी वजह से चलेगी, राइट। सेम लैटिट्यूड में अगर वो आपको अब स्टेटमेंट दे कि यूजुअली in north as well as south hemisphere in the similar latitudes the direction of the winds is same, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी, राइट, ये स्टेटमेंट सही होगी। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? फेरल्स लॉ की वजह से, डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन फेरल्स लॉ की वजह से आपकी ये पॉसिबल हो पाई है, राइट। बात समझ में आई? समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। पॉज करके अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। हम अब बढ़ेंगे आगे, विंड की मूवमेंट ईस्टर्ली वेस्टर्ली कैसे हुई ये अब हमने देख लिया। अब हम आएंगे सीजनल रिवर्सल पे। हमने नॉर्मली पढ़ा कि यहाँ कुछ ऐसी विंड चलनी चाहिए, राइट। हमने नॉर्मली पढ़ा कि यहाँ ऐसी विंड चलनी चाहिए, कुछ ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए नॉर्मली, राइट। और ऊपर हमारे कुछ ऐसी विंड चलनी चाहिए, इधर को विंड चलनी चाहिए, इधर को विंड चलनी चाहिए, इधर को विंड चलनी चाहिए, कब? नॉर्मली। और यहाँ पोलर से हमारी ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए, ऐसी विंड चलनी चाहिए, कब? नॉर्मली, नॉर्मली। पर भैया दूसरी बात जियोग्राफी का फैक्ट कि जियोग्राफी में नॉर्मली कुछ नहीं होता है, राइट। जियोग्राफी में हमेशा एक जैसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक जैसी चीजें आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जियोग्राफी में शिफ्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इस पूरे विंड पैटर्न में भी आपको पीरियोडिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइट। पीरियोडिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो अब हम समझेंगे, राइट। अब जो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, हम सीजनल रिवर्सल क्यों पढ़ रहे हैं? हम सीजनल रिवर्सल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉनसून विंड यूजुअली यहां विंड ऐसे चलनी चाहिए पर मॉनसून विंड कुछ ऐसे चल जाती है, राइट। वो क्यों होता है हम ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस जो विंड यहां पे, राइट, जो विंड अगेन यस, जो विंड की डायरेक्शन यहां पे ऐसी होती है, राइट, इक्वेटर की तरफ कुछ ऐसी होती है, वो ये वाली विंड इधर को क्यों मुड़ जाती है, राइट, ये विंड इधर क्यों मुड़ जाती है, हम अब ये स्टडी करेंगे। अगेन हमने जो अभी विंड पैटर्न स्टडी किया ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अर्थ पे इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि अर्थ जो है ये टिल्टेड है भाई। अर्थ सन के चारों ओर जो अभी अपना जो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, जो ऑर्बिटल पाथ है अर्थ का, वो सीधी रिवॉल्व नहीं कर रही है। ये देखो, ये सीधी रिवॉल्व नहीं कर रही है, ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट की ओर वो झुकी हुई है अर्थ, राइट। इसकी वजह से यूजुअली क्या होता है कि मान लो अगर अर्थ ऐसे गोला होती, सीधा गोला होती, तो अर्थ पे हमेशा देखो, अर्थ पे हमेशा सन का एक जैसी लाइट फ्लो रहता, राइट। हमेशा सन का एक जगह पे एक जैसा लाइट फ्लो होता। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूम रही है, तो मींस सन का जो लाइट है वो इक्वेटर के रीजन में ही कॉन्स्टेंटली रहती। हाईएस्ट सन की जो लाइट है वो इक्वेटर के रीजन में ही रहती,
राइट। जो इंसोलेशन आ रही है सन से, सन की जो लाइट पड़ रही है उसे हम इंसोलेशन भी कहते हैं। तो वो जो इंसोलेशन है वो नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट सीजनल शिफ्ट हो जाता है इस पूरी इंसोलेशन पे। वो क्यों, ये देखो, क्योंकि ये ईस्ट की ओर टिल्टेड है। तो जो आपका दिसंबर वाला जो महीना है, राइट, जो आपका 22 दिसंबर वाला एरिया है, यहां से प्री का एक क्वेश्चन पूछा था इस बार 2022 में, इसी एक चैप्टर से सिंपल पूछ लिया था कि जो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो वहां पे दिन सबसे लंबा कब होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था इस बार प्री में यूपीएससी ने, इतना सिंपल। तो वो था आपका 3rd वीक ऑफ जून, राइट। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था प्री में इस बार, राइट। तो वो इसी कॉन्सेप्ट से था। देखो ध्यान से, क्योंकि ये ईस्ट की ओर हमारी धरती झुकी हुई है, तो दिसंबर में जो आपकी पोजीशन बनती है वो अर्थ की कुछ ऐसी होती है, ईस्ट की ओर ये कुछ ऐसे झुकी हुई है। भारत जैसे जो हिस्से हैं ये सन से दूर आ जाते हैं, लेकिन ये जो साउथ हेमिस्फीयर है ये आपके सन के नजदीक आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ेगी, साउथ में, और साउथ में भी कहाँ पे, लगभग लगभग आपके जो साउथ साउथ हेमिस्फीयर का मिड लैटिट्यूड है, जो 23.5 डिग्री साउथ वाला जो लैटिट्यूड है, अराउंड वहां पे सबसे ज्यादा आपको इंसोलेशन देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन आपकी कहाँ चेंज होगी आके, ये मार्च में चेंज होगी। इसीलिए मार्च में आपको थोड़ा बसंत ऋतु देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन होता है चीजों का, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जहां अर्थ एकदम कुछ ऐसी पोजीशन में होती है कि इक्वेटर पे सीधी लाइट पड़ रही होती है, राइट। अर्थ अर्थ का जो टिल्ट है ये मूव कर रहा है बार बार, राइट। 22 दिसंबर के आसपास जो साउथ हेमिस्फीयर है ये सन के नजदीक आएगा, राइट। लेकिन जो 22 जून के आसपास है, 22 जून के आसपास अर्थ का जो टिल्ट है वो कुछ ऐसा रहेगा। अर्थ टिल्टेड है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही, लेकिन क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन हो रहा है सन के चारों ओर, इसीलिए अभी जो यहाँ पे सन के नजदीक वाली पोजीशन है वो यहाँ पे सन के दूर वाली पोजीशन हो जाएगी। अर्थ हमेशा खड़ी वैसी ही है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही टिल्टेड है, राइट। तो अब जो यहाँ पे जो दिसंबर में हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर दूर जा रहा था सन से, ये अब पास आ जाएगा, राइट। ये अब पास आ जाएगा। इट मींस जो भारत वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गर्मी आपको जून में, जो आषाढ़ का महीना है, यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यों क्यों क्योंकि अब जो हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये सन के करीब आ जाता है, राइट। तो ये जो शिफ्टिंग है इंसोलेशन का पैटर्न में, ये जो शिफ्टिंग है, इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ये जो विंड बेल्ट्स हमने अब अभी यहां पड़ी थी ये भी मूव करती जाएगी। तो नॉर्मली जो लो प्रेशर आपका इक्वेटर पे फॉर्म होना चाहिए था गर्मी के महीने में, वो लो प्रेशर आपको कुछ यहाँ पे ऊपर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, राइट। जो लो प्रेशर यहाँ फॉर्म होना चाहिए था गर्मी के महीने में, वही लो प्रेशर अब यहाँ फॉर्म होने लगेगा। इट मींस टोटल जो विंड का पैटर्न है, जो यहां से यहां इस तरीके से जो एयर की मूवमेंट होती थी, एयर राइज करी सिंक यहां करी, वो अब चेंज हो जाएगा। अब एयर राइज यहां से करेगी, सिंक यहां करेगी, और अब जो एयर की मूवमेंट है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ईस्टर्ली अब यहां चलने लगेगी, ईस्टर्ली अब इतना ऊपर चलने लगेगी, राइट। और इसी वजह से जो यहां पे ईस्टर्ली चलती थी ये भी अब ऊपर आना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब लो प्रेशर कहां फॉर्म हुआ, इतना ऊपर यहां पे फॉर्म होना शुरू हो गया, यहां लो प्रेशर, राइट। तो जो अभी इक्वेटर से नीचे, जो ये इक्वेटर से नीचे यहाँ पे ईस्टर्ली चल रही है, ये अब लो प्रेशर की तलाश में इधर ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएगी, इक्वेटर से ऊपर मुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भैया आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा, सस्पेंस देखने को मिलेगा सीजनल रिवर्सल का। भैया वो कैसे, हमने पढ़ा ये है आपका इक्वेटर, हमने पढ़ा ये है आपका इक्वेटर, और गर्मी के महीने में लो प्रेशर कहां फॉर्म हुआ, लगभग यहां इस एरिया में लो प्रेशर आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। जो आपका ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो अब आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ ऊपर फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। नॉर्मली होता क्या था, हमने स्टडी किया कि विंड ऐसे चलती थी, नॉर्मली ऐसे चलती थी, ईस्टर्ली विंड कुछ ऐसे चलती थी, इक्वेटर की ओर अट्रैक्ट होती थी, इक्वेटर की ओर अट्रैक्ट होती थी। लेकिन अब जो है ये विंड पैटर्न शिफ्ट हो गया। अब ये जो यहाँ पे चलने वाली ईस्टर्ली है ये यहाँ चल रही है, ऊपर चल रही है, इधर को ये ईस्टर्ली चल रही है, इधर को ये ईस्टर्ली चल रही है। लेकिन अब ये स्पेस खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे,
ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये स्पेस अब यहाँ खाली हो जाएगा, नो। क्योंकि ये जो साउथ हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली चल रही है भैया, ये भी तो लो प्रेशर की तलाश में है। लो प्रेशर इसे कहाँ मिल रहा है? इस लैटिट्यूड में। तो ये यहां से अब इस लैटिट्यूड के ओर आने की कोशिश करेगी, और जब ये यहां से इस लैटिट्यूड के आने की कोशिश कर रही है तो यहां फिर से फेरेल्स लॉ आ जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो वो अपने राइट साइड में मुड़ेगी, राइट। अगर कोई चीज अपने, ये मिटा लेने दो मेरे को, राइट, इरेजर ले लेता हूं मैं, राइट। तो ये हमने मिटा दिया, ये हमने इधर मिटा दिया। आई होप यहां तक का आपको समझ आ गया। हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि जो लो प्रेशर की तलाश में यहां जो अब ये ईस्टर्ली चल रही थी, तो साउथ हेमिस्फीयर में तो ये इनको चलना ऐसे था बेसिकली, ये चल ऐसे गई, इनको चलना सीधा था ऊपर की ओर, ये चल ऐसे गई, मुड़ गई अपने लेफ्ट में, क्यों? फेरेल्स लॉ की वजह से। पर जब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं तो फेरेल्स लॉ चेंज हो जाता है। मैंने ये भी पढ़ाया था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो अपने लेफ्ट में टर्न ना होते हुए अपने राइट में चीजें टर्न होगी, राइट। तो ये अब ऐसे टर्न होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टर्न होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में टर्न होगी। ये हर जगह चलेगा, ये सीजनल रिवर्सल हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि भैया अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का हिस्सा है ये अब सन के क्लोज आ रहा है, और हाईएस्ट इंसोलेशन आपको इस लैटिट्यूड पे देखने को मिल रही है 22-23 जून के आसपास, और ये आपका चलता है सितंबर अक्टूबर तक। यही माहौल, जो लो प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ होता है, इधर ऊपर क्रिएट हुआ होता है, राइट। इसी को हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। समझ आ गया कि अब जो मॉनसून हम पढ़ रहे हैं, मॉनसून ऐसे क्यों चलती है, राइट। मॉनसून जब भी इंडिया में आती है तो वो केरल जैसे एरिया में क्यों आएगी, केरल में क्यों आएगी? क्योंकि भैया यहाँ से विंड ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से विंड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्यों हो रही है? सन का जो इंसोलेशन का लेवल है वो चेंज हो रहा है, राइट। जहां सन की जो अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वो पॉइंट चेंज हो रहा है, जो आईटीसीजेड है वो आईटीसीजेड शिफ्ट हो रहा है। उसी वजह से आपको अब विंड ऐसे चलते हुए देखने को मिलेगी, और इसी सीजनल रिवर्सल से आपको मॉनसून आते हुए दिखेगी। ये एक कारण है, लेकिन ज्योग्राफी में कभी भी एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। एक कारण क्या है मॉनसून आने का? मॉनसून विंड के कुछ ऐसे चलने का, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। पर मॉनसून की इंटेंसिटी बाकी बहुत सारी चीजों, मतलब ये जो साउथ हेमिस्फीयर की विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटर कर रही है, ये कितनी इंटेंसली एंटर करेगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि मॉनसून कितना इंटेंस होगा। जैसे ही ये यहाँ अरेबियन सी में एंटर करेगी तो ये यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी और भारत पे वर्षा कर देगी। अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाएगी और भारत पे बारिश ये कर देगी। सिर्फ भारत पे करेगी क्या? नहीं, यही पूरा पैटर्न आपको यहाँ आसियान कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, म्यांमार में भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे इधर इधर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इधर देखने को मिलेगा। और सिमिलर पैटर्न आपको जो विंटर सॉलिस्टिस का मामला है, राइट, जो 22 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद आपको सिमिलर पैटर्न यहाँ साउथ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात, क्या मॉनसून सिर्फ भारत की बात है? नो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस एरिया में भी है, राइट। यहाँ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा ये, वेस्ट ना होते हुए, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इतना मालूम है। अब आते हैं भारत के मॉनसून पे भाई, कि भारत के मॉनसून की इंटेंसिटी बाकी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, राइट। बाकी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी भारत के मॉनसून की इंटेंसिटी? पहला फैक्टर, जब सनलाइट इस लैटिट्यूड में ज्यादा पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, तो हमें पता है यहाँ पे हमारा एक तिब्बत में एक प्लेट्यू है, और प्लेट्यू रीजन हमेशा हाईलैंड होता है। हाईलैंड मतलब ये और सन के और ज्यादा करीब है, राइट, और ज्यादा करीब है, और प्लेट्यूज इस वजह से वार्म जल्दी हो जाते हैं। तो तिब्बतन प्लेट्यू हमारा गर्मी के महीने में बहुत वार्म हो जाता है। वार्म होके क्या होगा, यहाँ से एयर जो है राइज करना शुरू कर जाएगी, और लो प्रेशर यहाँ पे इंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका तिब्बतन प्लेट्यू वार्म होगा, उतना फास्ट यहाँ से विंड चलेगी आपके लो प्रेशर की ओर, राइट, आईटीसीजेड की ओर, उतने फास्ट यहां से आपकी विंड चलेगी। इंपॉर्टेंट बात, राइट, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात,
दूसरी बात, इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? यहाँ मेडागास्कर के आसपास आपको एक एक हाई प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, उसे हम कहते हैं मेस्करीन हाई। ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट यूजुअली डिस्कस नहीं करते हम, राइट। मेस्करीन हाई का यूजुअली ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होता है। आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है तो अच्छी बात है, राइट। तो मेस्करीन हाई कैसे ये इंपैक्ट करता है, अभी के लिए समझ लो। ये हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये भी हम अभी समझेंगे आगे आने वाले इस लेक्चर के पार्ट में। बट अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पे इस मेस्करीन आइलैंड यहाँ पे पाया जाता है, मेडागास्कर के ऊपर इस एरिया में यहाँ एक मेस्करीन नाम का आइलैंड है। उस आइलैंड के पास एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अभी के लिए बस इतना रटो कि हाई प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस हाई प्रेशर, ये जितना ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा उतनी ज्यादा पुश यहाँ से मिलेगी विंड को ऊपर की ओर। यहां लो प्रेशर है, राइट, यहां लो प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू वार्म है। यहां पे भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इधर लो प्रेशर क्रिएट है। क्यों लो प्रेशर क्रिएट है? सनलाइट की डायरेक्ट यहां पे इंसोलेशन है, प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग की वजह से। अब यहां जितना हाई प्रेशर क्रिएट होगा, मेस्करीन हाई जितना ज्यादा होगा, उतनी फास्ट यहां से विंड इधर अरेबियन सी की ओर चलेगी, राइट। क्यों? हमें बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड ने जाना होता है। तो मॉनसून की इंटेंसिटी मेस्करीन हाई पे भी डिपेंड करेगी। अब ये मेस्करीन हाई क्यों फॉर्म होता है, अब इसके पीछे पड़ते हैं। और इसी प्रोसेस में जब हमने मॉनसून को स्टडी कर लिया, अभी मॉनसून अभी हम और भी स्टडी करेंगे बेसिकली, राइट। बेसिकली अभी इसके बाकी पार्ट्स भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले स्टडी करते हैं मेस्करीन हाई यहाँ क्रिएट क्यों हो रहा है, राइट। इतना पहले जान लेते हैं। देखो, मेस्करीन हाई बेसिकली ये हमने शिफ्टिंग ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस कर दी है। मेस्करीन हाई बेसिकली यहाँ क्यों क्रिएट हो रहा है, वो इस वजह से। एल नीनो ला नीना जब हम बाद में पढ़ेंगे, वो उसको हम अच्छे से अभी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले मेस्करीन हाई का कॉन्सेप्ट समझ लो। नॉर्मली होता क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इक्वेटर के रीजन में चलती है ईस्टर्ली विंड, ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड चलेगी। और ईस्ट से वेस्ट की ओर जब आप यहाँ पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हो, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की जब आप बात कर रहे हो, इस एरिया की जब आप बात कर रहे हो, इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया की जब आप बात कर रहे हो, तो यहाँ ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने वाली विंड अपने साथ जो पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर है उसको भी वेस्ट की ओर धकेल देती है। और वो वाटर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? यहाँ इकट्ठा हो जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपका जो है वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो किया गया है, राइट। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपको वार्म वाटर इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये वार्म वाटर इकट्ठा हुआ है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जैसे ही यहाँ पे ये आपका वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे तो भैया गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब दूसरा है कि अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर भी वार्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एयर भी इस एरिया में वार्म हो जाएगी। वार्म होके ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। सीधा उठेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट भी करेगी, और डिफ्लेक्ट करके फिर ऊपर ठंडी होके गिरेगी कहाँ? ये कुछ यहाँ गिरेगी, राइट। इसी को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन, राइट। इस तरीके से अब एयर का मूवमेंट यहाँ पे इक्वेटर में, इस तरीके से आपका एयर का मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से विंड ऊपर उठ रही है और मेस्करीन आइलैंड के पास ये यहाँ पे सिंक कर रही है नॉर्मली। इसी वजह से आपका मेस्करीन आइलैंड के पास एक हाई प्रेशर बनता है, ये एयर को इधर पुश करता है। बात समझ में आई? अब मॉनसून, अब आते हैं इंडिया के मॉनसून पे। इंडिया के मॉनसून पे कि जब हमने पढ़ा कि मेस्करीन हाई यहाँ पे है, इसकी वजह से ये फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से विंड उठी, यहाँ गिरी, और इसकी वजह से जो 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 मॉनसून है वो भी इंडिया की ओर और ज्यादा इंटेंसली बढ़ गई। जितनी ज्यादा हीटिंग यहाँ पे ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू को होगी, उतनी लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा और उतनी ज्यादा ये विंड अट्रैक्ट करेगा। इट मींस मॉनसून की इंटेंसिटी उस टाइम होगी। पर कौन से मॉनसून की, ये भी देखना जरूरी है। मॉनसून हमारे दो प्रकार का होता है। जब मॉनसून आ रहा है, शुरुआती फेज में जब मॉनसून आ रहा है तो वो कुछ ऐसे आता है, इसकी कुछ ब्रांचेज इधर वेस्टर्न घाट से होते हुए जाएगी, और एक आधी ब्रांच इसकी ऐसी होती है जो इस तरीके से कुछ मूव करेगी, राइट। कुछ इस तरीके से इसकी मूव करेगी, राइट। तो ये इसका नॉर्मल पैटर्न है, राइट। आपके ये दो तीन ब्रांचेज इसकी इधर को जाएगी वेस्टर्न पार्ट में, राइट। कुछ एक ब्रांच इसकी ऐसी जाएगी जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आके बारिश करेगी। एक ब्रांच इसकी ऐसी होती है, राइट। तो मॉनसून विंड हमारी कुछ ऐसे फ्लो करती है। ये कौन सा मॉनसून है? ये हमारा है नॉर्थ
जो ये है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। जिस डायरेक्शन से मॉनसून आ रहा है उसी डायरेक्शन से हम ये जो है डिस्क्राइब करते हैं इसको, कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमारा ये मॉनसून आ रहा है। देखो इधर से मॉनसून आ रही है, साउथ से मॉनसून आ रही है, और वेस्ट की ओर से ये मॉनसून फॉल कर रही है इंडिया की कोस्ट पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून इंटेंसिफाइड रेनफॉल लाती है आपके इधर वेस्टर्न घाट में, बात सही है। एक ब्रांच साउथ वेस्ट मॉनसून की नॉर्थ ईस्ट में इंटेंसिफाइड यहाँ पे बारिश लाती है। ये बे ऑफ बंगाल से बारिश मॉइस्चर उठाएगी और इधर नॉर्थ ईस्ट में आपकी बारिश करवाएगी, राइट। यहां तक हमारी बात सही है। लेकिन जो आपकी नॉर्थ वेस्ट मानसून, जो हम अभी साउथ वेस्ट मानसून यहाँ स्टडी कर रहे हैं, क्या ये इस एरिया में उतनी बारिश करवा पाएगी? नहीं। क्यों? रेन शेडो इफेक्ट। यहां आपके आ जाता है, यहां आपके आ जाते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हाईलैंड्स है भैया, ये तो बैरियर पेश करते हैं मॉनसून के पास। और मॉनसून जैसे ही वेस्टर्न घाट से टकराई, विंड ऊपर उठी और यहाँ पे उसने बादल बना दिया, सारी बारिश किसने खा ली? वेस्टर्न घाट ने। इस हाईलैंड में यहाँ पे बारिश हो पाई क्या? नहीं। तो ये हमेशा हमारा ड्राई ही रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक अरावली रेंज है, अरावली रेंज इधर है। तो जैसे ही मॉनसून विंड यहाँ से आई, अरावली रेंज ने इसे इधर को पुश कर दिया, राजस्थान के इस एरिया में बारिश होने ही नहीं दी। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान में मॉनसून का इंपैक्ट उतना नहीं रहता है। और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून अभी की हम बात कर रहे हैं, वो मॉनसून ईस्टर्न कोस्ट में उतनी बारिश नहीं कर पाती है। लेकिन जो अभी हमने सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पढ़ा, वो सिर्फ नॉर्थ की ओर रिवर्सल नहीं होता है। दुनिया की रीत यह है कि ये बदला लेती है हर चीज का। आज अगर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कुछ ऐसे हुआ है, कल सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आई? आज अगर विंड ऐसे चल रही है, तो वो जो सन पहले यहां था, कल उसकी लाइट यहां पे भी तो होने की कोशिश करेगी। तो जो विंड यहां से ऐसे इक्वेटर क्रॉस करके ऐसे जा रही थी, वही विंड किसी दिन इस तरीके से फ्लो करने लगेगी, राइट। तो इसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ये कब होता है? सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको रिट्रीटिंग मॉनसून इंडिया में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा प्रेशर बेल्ट है वो अब साउथ की ओर मूव करने लगेगा, और विंड अब यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगी। वो अरेबियन सी से वो अब यहां से ऐसे फ्लो करेगी, रिट्रीटिंग मॉनसून, और वो बे ऑफ बंगाल से अब मॉइस्चर उठाएगी और ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे बारिश करेगी। इसी वजह से तमिलनाडु के एरिया में आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ भारी बारिश आपको, और केरल जो ईस्टर्न केरल का पार्ट है, यहाँ पे आपको भारी झमाझम बारिश होते हुए देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बाढ़ भी आती है। कब? जब बरसात जा रही होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून पे। मॉनसून का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमें मॉनसून को लिंक करना है एल नीनो और ला नीना से। बेसिकली कुछ नहीं है एल नीनो ला नीना, इसको स्टडी करना बिल्कुल भी उतना मतलब प्रेशर नहीं लेना है। ये छोटा बहन बड़ा भाई जो मर्जी इसको कहते हो, आपके लिटरल मीनिंग में यूपीएससी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको बता दी कि पैसिफिक ओशन में, खासतौर पे इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में नॉर्मली क्या होता है, ईस्टर्ली विंड चलती है। तो ईस्टर्ली विंड के पुश में आकर के जो सरफेस वाटर है, यहाँ का जो सरफेस वाटर है पैसिफिक ओशन का, वो कहाँ आना चाहिए? वो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास इकट्ठा हो जाता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेज है। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास वार्म वाटर जब इकट्ठा होगा, तो यहाँ ये झमाझम बारिश कराएगा, क्योंकि विंड यहाँ से राइज करेगी और ऊपर बादल बना देगी, मॉइस्चर उठा के ऊपर बादल बनाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में यहाँ बारिश होगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेज की बात कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेज की, राइट। और इसको थोड़ा और इसमें आप थोड़ा ऐड करो कि जब ये वाटर यहां से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, सरफेस वाटर, तो यहां ऐसा थोड़ी ना है कि मूव करते करते ये वाला पोर्शन इसने समुद्र का खाली ही कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये सरफेस खाली थोड़ी ना रहेगा, खाली तो दुनिया में कुछ रहता ही नहीं है, भरपाई तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसको फुलफिल करने के लिए जो जो लोअर पोर्शंस ऑफ ओशन है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ ओशन है, ओशन में जो निचला पानी है, राइट, सब सरफेस जो वाटर है, जो ठंडा वाटर है नीचे ओशन में, वो धीरे धीरे ऐसे राइज कर जाएगा यहाँ पे, राइट। और पेरू के जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपको यहाँ पे ठंडा पानी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अपवेलिंग हो रही है, नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, इस मूवमेंट की भरपाई करने के लिए। यहाँ अपवेलिंग इसे हम कहते हैं। अपवेलिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे भी आपको
अपवेलिंग होते हुए दिखे, मतलब वहां कोल्ड करंट फ्लो होगा। इसीलिए आपने जब करंट पढ़ेंगे तो यहाँ पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अपवेलिंग के निशान होते हैं। कोल्ड करंट नॉर्मली क्यों, क्योंकि ठंडा पानी नीचे से ऊपर उठ के आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात अपवेलिंग से जुड़ी हुई, जहां भी अपवेलिंग हो रही है नीचे से जब भी पानी ऊपर उठ रहा है तो अपने साथ वो न्यूट्रिएंट लाएगा, न्यूट्रिएंट लाएगा। प्लैंकटन ग्रोथ यहाँ पे होगी बहुत ज्यादा। प्लैंकटन मतलब फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, और उन प्लैंकटन्स को खाने के लिए मछलियां भी पनपेगी। मतलब जहां जहां अपवेलिंग होगी, जहां जहां ऐसा वाटर होगा, वहां वहां फिशिंग बहुत ज्यादा होगी। पर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात, एल नीनो में चीजें उल्टी हो जाती है। नॉर्मली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली जो ये इस तरीके की सर्कुलेशन चली होती है, किस वजह से, ट्रेड विंड की वजह से, ईस्टर्ली ट्रेड विंड की वजह से ये सर्कुलेशन पूरी चल रही है। ये कभी कभी वीक हो जाती है, कभी कभी वीक हो जाती है, 4-5 साल बाद ये वीक हो जाएगी। क्यों होती है, इसके कॉजेज अभी साइंटिस्ट खोज ही रहे हैं। हमें पता है कि ये वीक होगी और हमें इतना ही पता रखना है। और जब ये वीक होगी, जब ईस्टर्ली विंड वीक होगी, तो यहाँ जो गर्म पानी इकट्ठा था, अब इसको पुश नहीं मिल पा रहा है ईस्टर्ली विंड से, तो ये पानी वापिस आने की अब कोशिश करेगा। और ये पूरा गर्म पानी अब कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इधर जहां अपवेलिंग होती थी वहां अब ये इकट्ठा हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी अब जब ये यहाँ इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे तो गर्म पानी की कमी होगी। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में गर्म पानी की कमी होगी। गर्म पानी की कमी मतलब विंड ऊपर राइज नहीं कर पाएगी, एयर ऊपर राइज नहीं कर पाएगी, और यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा एल नीनो के टाइम पे। क्यों, क्योंकि भैया अब यहाँ से गर्म पानी हट गया, और गर्म पानी कहाँ आया, पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में। इस पेरू और आपका जो चिले का जो कोस्ट है, यहाँ पे आपको गर्म पानी इकट्ठा होता हुआ देखेगा, तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। पेरू में यूजुअली पेरू में जो आपको डेजर्ट कंडीशन मिलेगी, देखो डेजर्ट कंडीशन क्यों है यहाँ पे, राइट, एक डेजर्ट यहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि अटकामा है या पेटागोनिया है, कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना तो कमेंट कर लिया करो। तो यहाँ जो ये डेजर्ट कंडीशन मिलती है, ये यूजुअली इसीलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर पाया जाता है नॉर्मली। बट जब यहाँ पे ये अपवेलिंग रुक जाएगी और जो वार्म वाटर है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड्स अब वीक हो गई है, तो यहाँ आपको पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में झमाझम बारिश होते हुए देखने को मिलेगी। बाढ़ यहाँ आएगी और फिशिंग भी डैमेज होगी, क्योंकि अपवेलिंग अब नहीं हो पा रही है। अपवेलिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एल नीनो का क्लियर होगा। ये मॉनसून कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, अब इसे स्टडी करते हैं। ये मॉनसून कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, अब इसे स्टडी करते हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में गर्म वाटर इकट्ठा होने की वजह से, नॉर्मल कंडीशन में गर्म वाटर इकट्ठा होने की वजह से मैस्करीन आइलैंड में हाई प्रेशर बनता था। और ये जो हाई प्रेशर बनता था, ये विंड को इंडिया की ओर पुश करता था, और इससे मॉनसून इंडिया में अच्छी आती थी। अब जब ये यहाँ पे बन ही नहीं रही है, ये जब एल नीनो के टाइम पे जब ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में गर्म पानी इकट्ठा हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो इधर की सर्कुलेशन थी ये डिक्लाइन कर गई। मैस्करीन आइलैंड में जो आपका हाई प्रेशर बनना था, ये हाई प्रेशर अब कम हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर अभी भी है बट नॉर्मल से कम हो रहा है। इसी वजह से इंडिया में भी आपको सूखा देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉनसून अब वीक हो गई है, मैस्करीन हाई प्रेशर उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो अगर इस पे आपको वो स्टेटमेंट दे दे कि एल नीनो जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के मॉनसून को, तो बात वो आपकी सही होगी। क्यों, क्योंकि मैस्करीन हाई प्रेशर अब यहाँ नहीं बन पाता है एल नीनो के ना होने की वजह से, और इस वजह से आपको इंडिया में जो है ड्रॉट की कंडीशन एल नीनो के ईयर्स में देखने को मिलेगी। जो हमने एल नीनो के बारे में पढ़ा, ला नीना उससे बिल्कुल उल्टा है। ला नीना, ये हमने एल नीनो के बारे में पढ़ा, ला नीना इससे बिल्कुल उल्टा है। एल नीनो में पानी कहाँ इकट्ठा होता है गर्म, इधर पेरुवियन कोस्ट में। बाढ़ कहाँ आएगी, पेरुवियन कोस्ट में। सूखा कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट में, और इंडिया में सूखा पड़ेगा, क्योंकि मॉनसून वीक हो गई एल नीनो में, ला नीना में। और दूसरी बात, जो ठंड है एल नीनो में, जो हमारी जो सर्दियां है इंडिया में, वो भी कम ठंडी होगी। इट मीन्स गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है भाई, सूखा पड़ा हुआ है, राइट।
और इंसोलेशन हाई है। क्यों? क्योंकि बादल नहीं है, बादल नहीं है इंडिया के ऊपर उतने, राइट। इस वजह से सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली इंडिया के सरफेस ने, राइट। और इसी वजह से आपको एग्रीकल्चरल ड्रॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडिया में एल नीनो के टाइम पे। ला नीना के टाइम पे एक उल्टी चीज ऑब्जर्व की हुई है। अभी ला नीना ईयर चला हुआ है, 2-3 साल से ला नीना चला हुआ है। ला नीना में होता क्या है कि ये ट्रेड विंड यहाँ पे कमजोर हो रही थी, जो ईस्ट से वेस्ट विंड चल रही है ये यहाँ पे कमजोर हो रही थी। लेकिन ला नीना के केस में ऑब्जर्व किया गया है कि 4-5 साल बाद जो ला नीना है, ला नीना की जो 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 ट्रेड विंड है, ये नॉर्मल से ज्यादा फास्टली चलने लगती है, ज्यादा फास्ट ये चलने लगती है। और इस वजह से और ज्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, वार्म वाटर यहाँ पे और ज्यादा इकट्ठा होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में झमाझम बारिश होगी लानीना के टाइम पे। पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में आपको अपवेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। इट मींस यहाँ पे फिशिंग और ज्यादा होगी, झमाझम फिशिंग होगी। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग ज्यादा हुई। अपवेलिंग ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि वार्म वाटर और ज्यादा यहाँ से सर्कुलेट कर गया वेस्टवर्ड। और इस वजह से क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में जो वार्म वाटर है वो और ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो ये जो यहाँ पे मैस्करीन हाई प्रेशर बनता था ये भी और ज्यादा बनेगा। यहाँ से और ज्यादा पुश मिलेगा मॉनसून विंड को, और इंटेंसिफाइड मॉनसून आपको बाढ़ वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी जो इस साल इंडिया में आई। नॉर्मल से ज्यादा आपको मॉनसून यहाँ पे देखने को मिलेगा लानीना के केस में। और लानीना के केस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे आपको नॉर्मल से ज्यादा बारिश होते हुए देखने को मिलेगी, राइट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको नॉर्मल से जो है ज्यादा बारिश होते हुए देखने को मिलेगी, राइट। ये कब होता है? ये ला नीना की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी हमने ऑलरेडी सिचुएशन देख ली। देखो, एल नीनो में इंडिया में मॉनसून कम होगा, एल नीनो में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में बारिश कम होगी, बट एल नीनो में जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पे आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। फिशिंग डैमेज हो जाएगी साउथ अफ्रीका अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग कम हो रही है एल नीनो में। ला नीना में इसका बिल्कुल उल्टा है। एल नीनो, ला नीना, आई होप आपको समझ आ गया। इतनी ही चीजें हैं, इतने कॉन्सेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड। अब इस एल नीनो और ला नीना का हमारा एक छोटा सा भाई है, इनके बगल में चलता है। एल नीनो बेसिकली यहाँ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, एल नीनो ला नीना की पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं। भाई ऐसा सिर्फ पैसिफिक ओशन में थोड़ी ना चलेगा। अब जो ट्रेड विंड है, जो ईस्टर्ली विंड है, वो सिर्फ पैसिफिक ओशन में थोड़ी ना चलती है, वो तो यहाँ भी चलेगी, वो तो इंडियन ओशन में भी चलती होगी। तो जैसी सर्कुलेशन यहाँ एल नीनो ला नीना की बन रही है, वैसी ही सर्कुलेशन आपके इंडियन ओशन में भी चलती होगी, राइट। क्योंकि जो ट्रेड विंड है वो इंडियन ओशन में भी चल रही है। इट मीन्स कभी कभी जो ये ट्रेड विंड्स हैं, राइट, जो ईस्टर्ली विंड है, ये इंडियन ओशन के ऊपर, इट मीन्स जो बे ऑफ बंगाल है और जो आपका ये जो आपका अरेबियन सी है, इसके ऊपर जो चलने वाली ट्रेड विंड होगी, इधर नॉर्मली समझते हैं, इधर हम समझेंगे, राइट। डायपोल मतलब दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, गर्म और ठंडा, राइट। तो यहाँ इंडिया, इस वर्ल्ड मैप में इसको समझते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, जो यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही है, जो ईस्टर्ली विंड चल रही है इंडियन ओशन में, कभी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ये यहाँ से वार्म वाटर इस सरफेस का पूरा यहाँ इकट्ठा कर देगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में, राइट। ये जो अरेबियन सी है यहाँ पे वो वार्म वाटर इकट्ठा कर देगी, राइट। मैंने लगा दिया यहाँ वार्म वाटर, या फिर मैं कलर चेंज कर दूं, रेड कलर का यहाँ पे मैं लगा दूं, राइट। ईस्टर्ली विंड्स ने वार्म वाटर कहाँ इकट्ठा किया? यहाँ इसने वार्म वाटर इकट्ठा कर दिया। अब ऑलरेडी यहाँ से विंड आ रही है वार्म वाटर की वजह से, राइट। ऑलरेडी यहाँ से मॉनसून विंड आ रही है, राइट। विंड के लिए मैं नीला कलर कर देता हूँ, राइट। तो ये ऑलरेडी यहाँ से विंड भैया ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है यहाँ से विंड। और यहाँ जो अब ये इंडियन ओशन में जो ये वार्म वाटर इकट्ठा हुआ है पूरे इंडियन ओशन से यहाँ पे अरेबियन सी में, इस वजह से यहाँ इवेपोरेशन का रेट हाई होगा, और जो यहाँ से मॉनसून विंड आ रही है वो इस इवेपोरेटेड पानी को इंडिया की ओर, ये वाटर वेपर को, इस मॉइस्चर को ये ले आएगी, और मॉनसून की बारिश और झमाझम होगी। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशन का गर्म हो जाना। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल एल नीनो की तरह ईस्टर्न इंडियन ओशन का गर्म हो जाना और वेस्टर्न इंडियन ओशन का ठंडा हो जाना। अब दो कॉन्सेप्ट समझो कि जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा,
मीन्स जब वेस्टर्न इंडियन ओशन में पूरा गर्म पानी इकट्ठा हुआ है, तब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो ये इस तरीके वाली मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो अपकमिंग मॉनसून है, जो जो सबसे पहले इंडिया में आ रही है, जो जुलाई में आपको देखने को मिलेगी, इस मॉनसून का रेनफॉल रेट ज्यादा होगा। रेनफॉल रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे मॉइस्चर अच्छा मिल रहा है भाई, गर्म पानी के ऊपर मॉइस्चर अच्छा इसे देखने को मिलेगा। बट जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, जो इस तरीके से यहाँ इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में बारिश करवा रही है, वो मॉनसून डैमेज हो जाएगी। ये मॉनसून उतनी बारिश नहीं करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, जो अरेबियन, जो ये बे ऑफ बंगाल है, ये ठंडी हो गई है। ये बे ऑफ बंगाल अब ठंडी हो गई है, यहाँ उतना मॉइस्चर इसे नहीं मिल पाया। तो बिल्कुल जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, वो साउथ वेस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो आपके जुलाई वाली मॉनसून है, जुलाई अगस्त वाली मॉनसून, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जुलाई वाली मॉनसून की जो रेट है, राइट, वो जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। बट पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो आपकी रिट्रीटिंग मॉनसून है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। याद रखना है पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि यही कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में बेसिकली एल नीनो की तरह ईस्टर्न पोर्शन वार्म हो जाएगा और ये वेस्टर्न पोर्शन कोल्ड रहेगा, राइट। तो जो आपकी जो एमर्जिंग मॉनसून है, राइट, जो आपकी स्टार्टिंग मॉनसून है, जो आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये कम बारिश करवाएगी क्योंकि वेस्टर्न इंडियन ओशन तो कोल्ड है। लेकिन ये जो अब नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून है, ये ज्यादा बारिश करवाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इसे यहाँ अरेबियन सी से अच्छा, बे ऑफ बंगाल से अच्छा मॉइस्चर मिला। और यही कॉन्सेप्ट आपका एल नीनो और ला नीना पे भी लागू होता है। जब जब एल नीनो होगा, एल नीनो मतलब यहाँ पे ठंडा पानी, जब जब यहाँ पे ठंडा पानी होगा, जब जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में ठंडा पानी जमा होगा, मेस्करीन का जो हाई प्रेशर है वो कम क्रिएट होगा। मतलब एल नीनो की वजह से आपका जो आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। बट जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये जो विंड है, अब यहाँ पे लोअर प्रेशर है। मेस्करीन जो आइलैंड है, यहाँ पे अब लोअर प्रेशर है, कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड है, अब ये और ज्यादा इस डायरेक्शन में आने लगेगी और पूरा फ्लो यहाँ से पानी का उठाएगी। ये इंटेंसिफाई हो जाएगी। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से जो रिट्रीटिंग मॉनसून की विंड है, ये इंटेंसिफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेस्करीन में लो प्रेशर, यहाँ पे मतलब कम हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, कंपैरेटिवली कम हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। इस वजह से जो अब हमें तो पता है कि विंड तो लोअर प्रेशर की ओर आएगी, राइट। तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर की मात्रा कम है, इट मींस विंड तो इंटेंसिफाई होगी, ये वाली विंड नॉर्थ ईस्टर्न। तो सिमिलर चीजें जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताया कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जब वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो वार्म है, उस वक्त आपका जो 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 आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, ये इंटेंसिफाइड होगी, राइट, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के वक्त। यही बात आपके ला नीना पे लागू होती है। ला नीना पे लागू होती है क्योंकि ला नीना जो है इंडिया में बारिश ज्यादा लाता है, जहां जब बारिश लाता है, राइट। वो क्यों लाता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। और ये कॉन्सेप्ट एल नीनो और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के रेफरेंस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, राइट। तो इतनी बातें हमने ये डायपोल वगैरह सब कुछ कंसिडर कर लिया। आई होप इसमें कुछ भी क्वेरीज आपकी बची नहीं होगी। और जिनका ये एकदम क्वेश्चन था, जिनकी ये रिक्वेस्ट थी, आई वुड लाइक टू गेट ए कमेंट फ्रॉम हिम कि क्या सेटिस्फैक्ट्री ये लेक्चर रहा। थोड़ा लंबा रहा होगा, शायद 1-1.5 घंटे का हो गया, राइट। लेकिन आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे क्लैरिटी इसमें आई होगी। और क्लाइमेट के चैप्टर में आई डोंट थिंक कि इससे बढ़ के, मतलब वो चक्रवात वक्रवात जो थोड़े टॉपिक होते हैं, ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, राइट। टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा भी अगर कुछ कवर करना है तो बता दीजिएगा। कुछ मैंने गलत इसमें कवर किया, कुछ गलत बता दिया, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं दोस्तों, हो रहे हैं। तो
आपको क्या करना है वो आपको पता है। हाँ, टेलीग्राम चैनल का अगर आपने लिंक लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे से अगर बात करनी है किसी भी तरीके से तो मुझसे बात करने का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा वहां पे आपको आईडी मिलेगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझवाना हो तो कमेंट में बताइए। टेक केयर।